हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 साइंस के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी DTSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वो चाहे जूनियर ग्रुप हो, चाहे सीनियर ग्रुप हो और चाहे मिडिल ग्रुप हो, तो सभी के लिए यह क्वेश्चन हो सकता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जूनियर ग्रुप के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मिडिल वालों के लिए भी है। ठीक है, सीनियर की वीडियोस बन चुकी हैं, बस थोड़ा सा आप वेट करिए, जल्दी आ जाएगा। और मिडिल का भी अलग तरीके से बना दिया है तो उसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप मात्र 60 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है चारकोल का ऊष्मीय मान क्या होता है। ठीक है, चारकोल का ऊष्मीय मान क्या होता है, यानी कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है आपका 100 किलो जूल बटे ग्राम, और है दूसरा है 56 किलो जूल ग्राम, और जो ऑप्शन नंबर गा है उसमें लिखा है 26 किलो जूल बटे ग्राम, और ऑप्शन नंबर घा है 33 किलोग्राम, मतलब 33 किलो जूल ग्राम। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा एकदम राइट होगा। 33 किलोग्राम जूल, 33 किलो जूल बटे ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न नंबर दूसरा, LPG का मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो मुख्य अवयव ऑप्शन नंबर ये है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि खा जो है प्रोपेन, और ऑप्शन नंबर गा है एथेन, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि घा जो ऑप्शन नंबर डी मतलब घा है उनमें ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो ब्यूटेन। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या होता है। ऑप्शन मतलब प्रश्न नंबर तीसरा है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर का जो दे रखा है वायु तथा जल का, और ऑप्शन नंबर खा है CO, H2 तथा नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर गा जो है CO प्लस N2 का, फिर ऑप्शन नंबर घा है CO तथा H2 का। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा CO, H2 तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 2024 में जो पेपर होगा आपका, मतलब 31 दिसंबर को जो पेपर होगा DTSC का, उसमें आने की फुल चांसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, चौथा वाला क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस क्या है। तो मार्स गैस ऑप्शन नंबर का है मेथेन, ऑप्शन नंबर खा है हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर गा है बायोगैस, और ऑप्शन नंबर घा है कोल गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम है मेथेन। जिसका रासायनिक सूत्र अगर हम बात करें तो CH4 होता है। ठीक है, CH4 जो है ये मेथेन गैस है, और मेथेन गैस को हम अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट हो जाएगा, मेथेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर किसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चूना पत्थर किसका उदाहरण है। तो चूना पत्थर जो आपका है ऑप्शन नंबर का है आग्नेय चट्टानों का, और ऑप्शन नंबर खा है अवसादी चट्टानों का, फिर ऑप्शन नंबर गा है परिवर्तित चट्टानों का, और ऑप्शन नंबर गा जो है आपका है गा दानेदार चट्टाने। ठीक है, जो घा आंसर है मतलब घा ऑप्शन है दानेदार चट्टाने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने बता दूं, अवसादी चट्टानों का ये उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोने का सर्वोत्तम उत्पादन देश कौन सा है। तो सोने का सर्वोत्तम उत्पादक जो देश है, ये आपका आंसर मैं आपको पहले ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ। ऑप्शन नंबर पहला है भारत, दूसरा है कनाडा, और तीसरा है दक्षिण भारत, और ऑप्शन नंबर जो घा है उसमें लिखा है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आपका गा सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न नंबर 8, किस धातु को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। देखिए, इस वीडियो में मैंने PYQ और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे भी मैंने लिख दिया है, जिससे आपके लिए
वो जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाएं, ठीक है, आपके दिमाग में रहे। तो इसमें आपको बताना है कि किस धातु को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी कि भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है क्रोमियम, दूसरा है टाइटेनियम, और ऑप्शन नंबर जो तीसरा है उसमें है सोना, और ऑप्शन नंबर जो चौथा है मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा आपके सामने टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम को हम भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, सबसे हल्की क्षारीय मृदा धातु क्या है। तो सबसे हल्की क्षारीय मृदा धातु क्या है, तो इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे लिखिएगा प्रश्न नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और उसका ऑप्शन ये खा करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को निम्न में से किस में रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु होती है उसको किस में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है केरोसिन का तेल में, एल्कोहल में, जल में, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, जिसका आंसर आपका हो जाएगा केरोसिन तेल, ठीक है। केरोसिन के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है और सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, ठीक है। Na को हम सोडियम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11, विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सा है। विटामिन B12 में कौन सा विटामिन उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर का है लोहा, दूसरा है निकेल, तीसरा है कोबाल्ट, और ऑप्शन नंबर चौथा है सोडियम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ग एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2019, ठीक है, 2019 सीनियर ग्रुप में आया हुआ है, ठीक है, 2019 के सीनियर ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके भी पेपर में आ सकता है। धारावाही चालक के चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था। धारावाही चालक के चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था। ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है ऑर्स्टेड, फिर इसके बाद है थॉमसन, और ऑप्शन नंबर जो घ है गिलबर्ट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ऑर्स्टेड, ठीक है। ऑर्स्टेड ने इनका पता लगाया था धारावाही चालक के चुंबकीय प्रभाव का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पीला, दूसरा है हरा, और तीसरा जो है लाल, और ऑप्शन नंबर घ जो है बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर घ एकदम करेक्ट हो जाएगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दर्पण में अपना सिर मतलब अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है। एक व्यक्ति है जो एक दर्पण है उसमें सीधा और मतलब सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वह कैसा दर्पण है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल, और तीसरा है उत्तल, और ऑप्शन नंबर घ है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जिसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को ही हम यानी कि अवतल दर्पण पर ही हम अपना जो प्रतिबिंब होता है सीधा और बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो किसी भी वस्तु का है प्रतिबिंब, तो मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। रेटिना पर, पुतली पर, कार्निया पर, आइरिस पर। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, रेटिना पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। रेटिना के पीछे बनता है ऑप्शन नंबर ये, और रेटिना पर बनता है ऑप्शन नंबर तीसरा है, रेटिना के आगे बनता है, या तो ऑप्शन नंबर घ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि जो दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब बनता है या रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इनका क्या कारण है। आकाश में तारे टिमटिमाने का क्या कारण है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के विश्लेषण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर ग एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है परजीवी पौधा कौन सा है। तो परजीवी पौधा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये है अमरबेल, ऑप्शन नंबर ख है कपास, और ऑप्शन नंबर ग है आम, और ऑप्शन नंबर घ जो है आपका सेब। तो परजीवी पौधा मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका होगा अमरबेल, ठीक है। अमरबेल जो है एक परजीवी प्रकार का पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी तरल ऊतक है। तो पहला ऑप्शन उपकला, दूसरा संयोजी ऊतक और तीसरा तंत्रिकीय ऊतक और ऑप्शन नंबर घ जो है पेशीय ऊतक। यानी कि मैंने पहले ही बताया संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है रक्त। ठीक है, ब्लड क्या है? तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर मैंने बहुत बार ही क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, बहुत बार। पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो और ऑप्शन दे रखे हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन का संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम्स में होता है। और अगर हम बात करें लाइसोसोम को, तो लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम्स को कहते हैं। ठीक है, और हरित लवक तो आप सभी को पता होगा कि पत्तियों का, ठीक है, हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरित लवक के कारण। ठीक है, हरित लवक सॉरी अलग है और ये जो अलग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विपरीत लक्षणों का युग्म, विपरीत लक्षणों का युग्म क्या कहलाता है? तो विपरीत लक्षणों का युग्म जो होता है, ऑप्शन नंबर ये फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप, एलील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं एलील। ठीक है, क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। विपरीत लक्षणों का युग्म जो बनता है उन्हें हम एलील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, मेंडल ने, जॉन ग्रेगर मेंडल, आप सभी को पता ही होगा कि जॉन ग्रेगर मेंडल थे आनुवंशिकता के जनक। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन थे, तो जॉन ग्रेगर मेंडल थे। और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, ठीक है, अपने जितने भी आनुवंशिकता के प्रयोग किए वो सब किस पर किए थे पहले? ठीक है, तो मनुष्य पर, मटर के पौधे पर, चूहों पर, जीवाणु के मतलब जीवाणुओं पर। तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने बता दूं, मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, कोशिका की खोज नहीं कह रहा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है स्लाडेन ह्यूम स्वान ने, और ऑप्शन नंबर जो घ है यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वाटसन ह्यूम क्रिक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, स्लाडेन ह्यूम स्वान ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा होता है? तो कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ये कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और कोशिका कला, और ऑप्शन नंबर घ है ये सभी। यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सब सही। तो अगला इसका जो आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका का सबसे निर्जीव जो भाग होता है, यानी कि जो निर्जीव भाग होता है कोशिका भित्ति ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? जात की उत्पत्ति नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर आपके सामने है 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी कमी के कारण, ठीक है, किसकी कमी के कारण बच्चों में मैरेस्मस, ठीक है, मैरेस्मस नामक रोग उत्पन्न होता है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ठीक है, किसकी कमी के कारण बच्चों में मैरेस्मस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और ऑप्शन नंबर का है प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं बता दूं, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में मैरेस्मस नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टिटेनी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? टिटेनी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस। तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, कैल्शियम की कमी के कारण टिटेनी नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन जो 12 है उसको हम रासायनिक नाम में दूसरे नाम से और जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है फोलिक अम्ल, नियासिन, राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन नंबर ग जो है घा है कोबामाइड साइनाइड। ठीक है, कोबामाइड साइनाइड। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, कोबामाइड साइनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आनुवांशिक बीमारी निम्न में से कौन नहीं है? आनुवांशिक बीमारी निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा थैलेसीमिया अंधा।
ऑप्शन नंबर पहला दिया रखा है कि थैलेसीमिया, और दो ऑप्शन नंबर खा दे रखा है अंधापन, और ऑप्शन नंबर ग जो है हेमोफीलिया, और ऑप्शन नंबर घ है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई, सॉरी। तो इसका आंसर जिन लोगों ने 2022 में पेपर दिया है, ठीक है, 22 नहीं सॉरी 21 में दे रखा है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं चेक करना चाहता हूं कि देखिए आप लोग मेरा क्वेश्चन देख रहे हैं या वैसे ही आप लोग। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 लिख करके इसके बाद ऑप्शन के थ्रू आप लोग आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है घेंघा रोग। ठीक है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो है ऑप्शन नंबर का है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर का है आयोडीन, और ऑप्शन नंबर गा है फ्लोरीन, और ऑप्शन नंबर घा है फास्फोरस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आयोडीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा प्रोटीन, मतलब कौन सी जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर वसा के द्वारा, या फिर प्रोटीन के द्वारा, या फिर ग्लूकोज से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वसा के द्वारा आपका सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि वसा से आपकी सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर का है नेक्टेलोपिया, नेक्टेलोपिया, और ऑप्शन नंबर का है रतौंधी, और ऑप्शन नंबर है जीरोफ्लैथेमिया। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर घा है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स, तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट होगा इसका आंसर होगा रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स जो है विटामिन ए की कमी के कारण नहीं होता है, बाकी ये सब विटामिन ए की कमी के कारण ही रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतः श्वास के समय की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है 4%, और दूसरा है 21%, तीसरा है 16%, और ऑप्शन नंबर जो घा है 25%। तो इसका राइट आंसर मैं तो बता दूं आप लोगों को, इसका राइट आंसर होगा खा, 21% इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन को संग्रहित किया जाता है, ग्लाइकोजन को कहाँ संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है? तो इसका आंसर मतलब पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा है पेशियों में, तीसरा है ए और बी दोनों में, और ऑप्शन नंबर घा जो है रुधिर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, ये और बी दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अस्थिमज्जा कहाँ पाई जाती है? अस्थिमज्जा, ठीक है, अस्थिमज्जा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ये है लंबी अस्थियों में, लंबी पेशियों में, लंबी तंत्रिकाओं में, लंबी धमनियों में। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने लंबी अस्थियों में अस्थिमज्जा पाई जाती है, लंबी अस्थियों में अस्थिमज्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम ऑप्शन नंबर ये पेप्सिन, और ऑप्शन नंबर दूसरा है टाइलिन, और ऑप्शन नंबर का है ट्रिप्सिन, और ऑप्शन नंबर घा है रेनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए पौधे का निर्माण पत्तियों से होता है। ठीक है, नए पौधे का निर्माण पत्तियों से किस में होता है? तो ब्रायोफिलम में इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफिलम में नए पत्तियों द्वारा निर्माण होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है पहला ऑप्शन है आर मिश्रा, दूसरा है केसी मेहता, और तीसरा है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो चौथा दे रखा है पी महेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुनैन प्राप्त की जाती है, जो कुनैन एक प्रकार की दवा है। ठीक है, ये औषधि एक प्रकार की मतलब दवा है, तो इसको हम किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ये सिनकोना, दूसरा है नीम से, नारियल से, पाम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, सिनकोना से प्राप्त की जाती है कुनैन। ठीक है, ऊन किससे बना होता है? तो जो ऊन होता है ऊन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका जो आंसर होगा वसा से मिलकर बना होता है।
ठीक है, वसा से मिलकर बना होता है। वसा से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म स्थित है। हवा, ठीक है, वात मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब होगा वात का हवा, ठीक है, विंड एनर्जी वाला जो फार्म होता है। तो सबसे बड़ा भारत का कहाँ स्थित है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल में, तीसरा है राजस्थान में और ऑप्शन नंबर चौथा है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट होगा तमिलनाडु में सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु मतलब शक्ति केंद्र स्थित कहाँ है। तो परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है तारापुर, दूसरा है कोटा में, नरोरा में, इन सभी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन सभी में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी ऑप्शन नंबर ये है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र में और ऑप्शन नंबर चौथा है केरल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा केरल में, ठीक है, शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला है 3 दिसंबर, दूसरा है 10 अगस्त, तीसरा है 15 जून और चौथा है 5 जून, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 दिसंबर को ही आपका विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी कब हुई थी। भोपाल त्रासदी में आपको एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से करा दूँ। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था जो एक बहुत ही खतरनाक गैस थी, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की मतलब एक गैस प्रकार थी, जहरीली गैस थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और यह जब कब हुई थी ये पद पूछ रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है भोपाल त्रासदी कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ये 1957, दूसरा 1984, तीसरा 1964 और ऑप्शन नंबर घ है 2002। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1984 में हुई थी, ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है डीजल और ऑप्शन नंबर घ जो है बायोगैस। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर जो चौथा है केरल। तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश राइट होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर ग जो है H2 हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर घ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाए कार्बामाइड, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड। अगला इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर का एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा प्राकृतिक वनस्पति और चौथा है पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जो जीवन काल है पहला ऑप्शन है 120, दूसरा 170, तीसरा है 100 और ऑप्शन नंबर घ जो है 95 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। तो इतने से क्वेश्चन थे 50, टॉप 50 जो क्वेश्चन थे यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन थे साइंस के, जो कि जूनियर और मिडिल के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन आ जरूर आएगा, ठीक है, मतलब आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो आप लोग अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने शेड्यूल कर दी है, आने वाली हैं, तो आप लोग वेट करिए, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो आप लोग जितने भी वीडियोस पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैथ के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।